हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जिसमें तमाम वो खबरें होती हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है, और वो खबरें हम आपको 1 घंटे तक बताते हैं। यानी कि अगले 1 घंटे खबरें आपको दिखाएंगे एकदम अलग अंदाज में। खबरें होंगी रफ्तार में, आपके राज्य आपके शहर में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात यूपी के फिरोजाबाद की करेंगे, जहां हाईवे पर अचानक से अफरा तफरी मच गई। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग हैरान रह गए। जी हाँ, हाईवे एक तरफ से बंद कर दिया गया था। आखिरकार हाईवे पर क्या हुआ था कि हाईवे को बंद करना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। हाईवे पर धो-धो कर जलता रहा ट्रक। फिरोजाबाद में आग का तांडव। देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज इलाके के नगला राधी के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कानपुर की तरफ जा रहा ट्रक इन्वर्टर की बैटरी से लोड था, जिसके चलते आग और विकराल हो गई। आनन फानन में आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आग के चलते एक तरफ से हाईवे काफी देर तक बंद रहा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। कि राजकोट पर नाले पर बना कंक्रीट का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोग नाले में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 20 लोगों को बाहर निकाला गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट में नाले के ऊपर बना स्लैब गिरने से कई लोग घायल हो गए। सर्वेश्वर चौक इलाके में नाले को ढकने वाला कंक्रीट का स्लैब अचानक धंस गया, जिससे कई लोग नाले के अंदर जा गिरे। जानकारी के मुताबिक स्लैब के पास एक फूड की दुकान थी, जिसके बाहर कुछ कस्टमर खड़े थे। अचानक स्लैब गिरने से ये लोग नाले में जा गिरे। हादसे की जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 20 लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जो नेचुरल वाटरवे होता है, तो नाली होती है, उस पर स्लैब था। उस पर कॉर्नर पे दुकानें थी। एक फूड की दुकान थी, उसका एक काउंटर बार था, कस्टमर खड़े थे। और स्लैब गिर जाने से 15 से 20 लोगों को ईजा हुई है। एक बहन जी है, लेडीज है, उसको थोड़ी ज़्यादा ईजा हुई है, तो थोड़ा गंभीर स्थिति है उसकी। लेकिन कॉरपोरेशन के फायर ब्रिगेड, कलेक्टर, पुलिस सबने मिल के स्पीडी से रेस्क्यू किया है। और रेस्क्यू करने के बाद सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उसकी सारवार चालू है। स्लैब कैसे गिरा, हादसा कैसे हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर आगरा से है। आगरा में आखिर क्यों बवाल मचा है, और वहां पर किस तरीके से जो है पुलिस एक तरफ थे तो दूसरी तरफ सत्संगी, और ये बवाल आखिरकार मचा क्यों? दरअसल इस पूरे हंगामे के दौरान, बवाल के दौरान बहुत ही चौंकाने वाला नजारा देखने के लिए मिला। जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, हथियार के रूप में ऐसे ऐसे सामान इस्तेमाल किए जा रहे थे जो गलवान में चीनी सैनिकों ने इस्तेमाल किए थे। आगरा में रविवार की शाम राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दरअसल आरोप है कि न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग इलाके में सत्संगी सभा ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बाद भी सत्संग सभा के लोगों ने अपने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचा। जैसे ही बुलडोजर ने गेट को तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही सत्संग सभा के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया। उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास वैसे ही डंडे थे जैसे चीनी सैनिकों ने गलवान में भारतीय सेना पर हमला करते हुए इस्तेमाल किए थे। ऐसे ही नुकीले डंडों से हमलावरों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दयालबाग इलाके में 2-3 घंटों तक पुलिस और उपद्रवियों में संग्राम चलता रहा। मौके पर जमकर नारेबाजी की गई और फिर पुलिस वालों को कम संख्या में देखकर सत्संगियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।
सेना जैसी ड्रेस पहने महिलाएं पुलिस टीम के सामने लाठियों का प्रदर्शन करती रहीं। रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया, तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। अभी इसकी कुछ लोगों को छोड़ दिया और ये छोटी सी नहीं है, तो आवश्यक कार्रवाई है। सत्संगी प्रशिक्षित हमलावरों से कम नहीं थे। कई लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तो कई लाठियां भांज रहे थे। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जमीन के कागजात तहसील के अंदर दिखाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर दोबारा कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां एक शख्स को ओवरटेक के लिए साइड न देना काफी भारी पड़ गया। दरअसल उसकी जमकर पिटाई की गई और उसकी हालत काफी बुरी हो गई। और अब जो घायल शख्स है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला का पति अंकित शुक्ला है। स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स की हालत देखिए। पूरे चेहरे पर घाव ही घाव हैं। हर जगह चोट के निशान हैं। इस शख्स की कुछ लोगों ने बस इसलिए पिटाई की क्योंकि इसने ओवरटेक करते समय पास नहीं दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स की पिटाई सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के पार्षद पति ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर की है। अब जान बचाने के लिए पीड़ित अमोलदीप को एयर एम्बुलेंस से कानपुर से दिल्ली लाया गया है। आरोप है कि अंकित शुक्ला नाम के एक शख्स ने बाउंसरों के साथ मिलकर अमोलदीप नाम के शख्स की पिटाई की। कानपुर के वार्ड नंबर 95 की बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला का पति अंकित शुक्ला इस मामले में आरोपी है। पहले कानपुर पुलिस पर इस मामले में लीपापोती के आरोप लगे। हालांकि मीडिया में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जिस प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट है, जो चोटें हैं, जिस प्रकार की चोटों की प्रकृति है और जो भी डॉक्टर्स के ओपिनियन है, उनके हिसाब से जो विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इस मुकदमे में कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। पता चला है कि अपनी पत्नी के साथ अमोलदीप जब देर रात घर जा रहे थे तभी सड़क पर ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हुआ और आरोपी अंकित शुक्ला ने अपने बाउंसरों के साथ मिलकर मारपीट की। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें, 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबर। झटपट खबरें होंगी एकदम अलग अंदाज में, रफ्तार में, सिर्फ 2 मिनट में। और चलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल शर्मसार कर देने वाली ये पूरा जो खबर है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी से सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती महिला को वक्त पर अस्पताल ना पहुँचना बहुत भारी पड़ गया। उसे परेशानियों से कैसे गुजरना पड़ा, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा मामला बताते हैं। ये तस्वीर शर्मसार कर देने वाली है। ये तस्वीर इलाके में स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्था दोनों की पोल खोलने के लिए काफी है। नीचे नाला बह रहा है और एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान झोली में लेकर जाने को मजबूर हैं लोग। हम आपको शर्मसार करने वाला ये पूरा माजरा बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि यह तस्वीर मध्य प्रदेश के बड़वानी की है। यहाँ एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे झोली में टांग कर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल परिजनों ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन रास्ता खराब होने और नाले में पानी आने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। लिहाजा परिजन गर्भवती महिला को झोली में लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि इस दौरान रास्ते में ही महिला का प्रसव हो चुका था। उसका प्लेसेंटा रिमूव करके और प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, उसको एनीमिक भी थी, खून की कमी थी, तो जिसे प्राथमिक उपचार के बाद में हमने जिला अस्पताल बड़वानी के लिए भेज दिया एम्बुलेंस। सर क्या डिलीवरी हो चुकी थी उसकी? जी, डिलीवरी उनकी हो चुकी थी। प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ था, प्लेसेंटा यहाँ पे रिमूव किया है। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो जारी है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ कई जिले जो है आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। सुपौल में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। घर, मोहल्ले, दुकान, हर जगह पानी ही पानी है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं। यहाँ बीते 48 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जहाँ तक नजर जा रही है, जल भराव का संकट देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के आवास में भी पानी भर गया है। सदर अस्पताल की बात करें तो यहाँ परिसर में 2.5 से 3 फीट तक पानी जमा है। अस्पताल उपाधीक्षक का आवास और रेड क्रॉस भवन भी पानी की जद में है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जेजे कॉलोनी, कोर्ट परिसर, पुलिस अधीक्षक आवास, सुपौल कोर्ट रोड, गांधी मैदान समेत विभिन्न इलाकों में बारिश का पानी जमा है। पानी की सही निकासी नहीं होने के चलते पूरे शहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी त्योहार को लेकर शहर के गांधी मैदान में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां मेला लगा है। कई तरह के झूले लगाए गए हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश ने झूला कारोबारियों के व्यापार पर पानी फेर दिया है। शहर के स्टेशन चौक से लेकर चकला निर्मली मोहल्ले तक जल तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी जमा होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंप सेट की मदद से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश होने से हालात जस के तस बने हुए हैं। जगह जगह पानी जमा होने से डेंगू का डर सताने लगा है। नालों की सफाई के तमाम दावे किए गए थे, जो कि हर साल की तरह हवाई साबित हुए हैं। तो बिहार के समस्तीपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है और घर से बाहर निकलना मानो किसी चुनौती से कम नहीं है। एक बार फिर से प्रशासन के दावे जो है वो हवाई ही साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। समस्तीपुर में 2 दिनों से जारी भारी बारिश के चलते रेलवे कॉलोनी समेत शहर के कई मोहल्लों में जल भराव हो गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे के दौरान 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर के ज्यादातर इलाकों में हालात खस्ता दिखाई दे रहे हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हैं। सदर अस्पताल के कई इलाकों में जलभराव का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा मुफस्सिल थाना और महिला थाना के साथ ही कई रेलवे क्वार्टर में भी बारिश का पानी घुस गया है। शहर के जो हालात हैं उसने समस्तीपुर नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। नाले ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहे हैं। और कल से तो देख ही रहे हैं कि स्थिति इतनी बदतर है, घर से निकलना मुश्किल है। पंप सेट लगाए गए हैं। हाँ, पंप सेट लगा, बोले चालू नहीं है। हाँ, चालू नहीं है। हाँ, सरकारी भमरा के इर्द गिर्द जो है ना काफी लोग कैप्चर कर दिए हैं, जिस कारण पानी निकासी नहीं हो रही। कई जगहों पर सड़क पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, 12 पत्थर मोहल्ला, वार्ड नंबर 34 और आजाद नगर के हालात ज्यादा खराब हैं। पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। इन मोहल्लों में लोगों के रोजमर्रा के कामों पर ब्रेक लग गया है। कई घरों में पानी घुस गया है और लोग पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। निचले इलाकों का नगर निगम की टीम दौरा कर रही है। पंप सेट लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। नैनीताल में दरअसल एक 2 मंजिला इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई और इस हादसे के बाद आसपास के जो घर है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल से भूस्खलन का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां देखते ही देखते एक 2 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। लोग इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर रहे थे। नैनीताल के चटन लॉज में हुए इस हादसे के बाद से आसपास के घरों में रह रहे लोग दहशत में हैं, जबकि आधा दर्जन घरों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। जो जेसीबी जो बगल में जो जेसीबी 3 जेसीबी चला रखी है, उनके वाइब्रेशन से पूरा ही दीवारों में क्रैक आ गया। अब इससे ऊपर के जो मकानों में भी पूरा खतरा बढ़ गया है। देखिए हल्का सा लटका हुआ है बस। पहाड़ों पर अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है।
जिससे कई इलाकों में भूस्खलन से तबाही देखने को मिल रही है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम है। जी हाँ, दिल्ली में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अलग अलग राज्यों में मेगा प्रोग्राम है। पीएम मोदी आज जहां मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहीं उसके बाद उनकी एक बड़ी जनसभा राजस्थान में भी होने वाली है। इसके साथ ही पीएम मोदी का एक प्रोग्राम दिल्ली में भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। सुबह 11:20 पर भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन पर जनसभा भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी की रैली होगी और माना जा रहा है कि इस रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। ऐतिहासिक और इसलिए बन रहा है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रत्येक बूथ से 64,523 बूथों के कार्यकर्ता कल इस महाकुंभ में उपस्थित होंगे। भोपाल की रैली के बाद पीएम मोदी जयपुर जाएंगे। दोपहर 2:45 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दोपहर 3:45 पर जयपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। जयपुर रैली के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में शाम 6 बजे दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के पास के पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। इसी प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। इसके पहले सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव के मौके पर पुष्पांजलि करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भारत में पहली बार मोटो जीपी बाइक रेसिंग का शानदार समापन हुआ है और बाइक रेसिंग में दुनिया के तमाम दिग्गज बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। और मोटो जीपी बाइक रेसिंग में किस खिलाड़ी ने ट्रॉफी जीती, कौन कौन सी सेलिब्रिटी पहुंची, यहाँ पर दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर को शुरू हुई मोटो जीपी भारत का रविवार को बेहद शानदार तरीके से समापन हो गया। मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता इटली के बाइक राइडर मार्को बेजेची बने, जिन्हें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजेता ट्रॉफी सौंपी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस तरह के आयोजन रेसिंग का यहाँ पर होना, मोटो जीपी का बहुत सफल, जितने लोगों से मिला, आयोजकों से लेकर बाकी सबने ट्रैक की और आयोजन की बहुत प्रशंसा की है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश में पहली बार विश्व स्तर पर हुई बाइक रेसिंग का क्रेज ऐसा था कि यहाँ लोगों की भारी भीड़ तो थी ही। इसे देखने के लिए बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी पहुंचे थे। जॉन अब्राहम को बाइक रेसिंग भी खूब पसंद है। To the MotoGP for getting MotoGP to India, and I'd like to congratulate the Indian Oil MotoGP team. I'd like to thank the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh for really making this happen, and I'm just very excited to see all the riders here in India. भारत में पहली बार हुए मोटो जीपी के दीवाने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह भी निकले। वो भी चाहते हैं कि इस तरह के खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए। I think it's good to see other sports को बढ़ावा मिलना चाहिए। आई थिंक होपफुली मोटो जीपी शुड स्टे, F1 की तरह चली ना जाए। आई थिंक बहुत एक्साइटिंग था और मे बी नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली मोर पीपल विल कम एंड वॉच, शुड कम एंड वॉच। देश में ऐसा पहली बार था जब बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के मशहूर बाइक राइडरों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस खेल में रोमांच डालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें 7:27 पर देखना न भूले खबर झटपट 2 मिनट में तमाम खबरें होंगी। चलिए आजम खान की बात करते हैं। आजम खान और मिस्ट्री गर्ल एकता कौशिक की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहानी है, आजम के ही राजदार ने इसका खुलासा किया। आजम के कभी करीबी रहे राजदार और साथ ही साथ उनकी तरफ से जो बातें कही गई यानी कि आजम और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या क्या सामने आई है, उस रिपोर्ट में देखिए आप।
आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आईटी और ईडी की जांच जारी है। वहीं आजम परिवार की करीबी रही गाजियाबाद के मिस्ट्री गर्ल एकता कौशिक भी रडार पर है। अब ऐसे में आजम के कभी राजदार रहे और उनका पॉलिटिकल काम देखने वाले फसाहत शानू ने दोनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। तब 3 तरह के लोग थे आजम खान साहब के पास। एक वो लोग थे जो उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, एक वो लोग थे जो चंदे को सही जगह लगाते थे या उनके कारोबारी मामला देखते थे, और एक हम जैसे लोग थे जिनके माथे पर सी लिखा हुआ है कि जो तरी बिछाते थे, नारे लगाते थे। मैंने कहा कि वो धरने प्रदर्शन वाली नहीं थी, वो जो 2 तरह के मैंने और कैटेगरी बताई उसमें शामिल थी। मतलब फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में वो आती थी। हाँ, शायद आप कह सकते हैं। फसाहत के मुताबिक आजम की टीम में 3 तरह के लोग थे। पहला जो पैसा लाता था, दूसरा जो पैसा ठिकाने लगाता था, और तीसरा जो उनका पॉलिटिकल काम देखता था। एकता पहले 2 कैटेगरी वाली टीम में शामिल थी। एकता कौशिक भी उनके परिवार के साथ वैसे ही संबंध थे और एकता कौशिक की भी अब जांच चल रही है। कहा गया कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने 3 लग्जरी कार्स खरीदी थी। तो उस वक्त वो किस गाड़ी से आती थी जब आप उनको देखते होंगे, तो वो क्या उनका लाइफस्टाइल क्या था वैसा? यार फुर्सत नहीं थी हमें, तो ये था कि भाई ये अखबार में बयान देना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, पूरी जिंदगी उसमें लग गई। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी हमारे पास कहाँ, हम तो देखते ही कोई काली गाड़ी हो, सफेद गाड़ी। अब ये तो नहीं देखा किस क्या नंबर है, उसका क्या है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, तो ये एक अलग टीम थी जो अमीर लोगों की है। फसाहत ने यह भी राज खोला कि जौहर यूनिवर्सिटी में एकता कौशिक आजम के बेटे के साथ काफी एक्टिव रहती थी और इसलिए उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थीं। आजम के लिए 20 साल तक काम करने वाले फसाहत उन दिनों को भी याद करते हैं जब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब्रिस्तान से लेकर मदरसे तक और लोगों के आशियाने जबरन तोड़कर मिला दिया गया। इस नाइंसाफी को फसाहत ने अपनी मौजूदगी में देखा और इसे याद कर वो अब ऊपर वाले से माफी भी मांगते हैं। किसी को बेघर करके उस पे कोई आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम कहाँ माना जाएगा? मुसलमानों में तो ये कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि नाजायज जगह पे तो मस्जिद भी नहीं बनाई सकती, नाजायज जगह पर तो मस्जिद भी नहीं बनाई जा सकती, किसी पर कब्जा करके तो मस्जिद भी नहीं बनाई जा सकती। तो ये तो सच्चाई है और शायद इसी सच्चाई की अल्लाह उन्हें सजा दे रहा है। हमने तो यहाँ तक कहा कि हमें सजा मिली। ये तो साफ है कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हर जोड़ तोड़ का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच अब केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अपनी बैरक में आखिर क्या करता है पूरे दिन भर? कैसे पुलिस उस पर नजर रखती है? मुख्तार अंसारी को लेकर आज कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाली है, उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या उसे राहत मिलेगी? रिपोर्ट देखिए। जिस मुख्तार अंसारी की कभी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, जो खुलेआम अपराधों को अंजाम देता था, आज वही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 10/12 के एक छोटे से बैरक में कैद है। पिछले कई सालों से बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का सीसीटीवी से निगरानी रखने का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉन खुद को बेहद असहाय महसूस करता दिख रहा है। दरअसल डीजी जेल ऑफिस में बनाई गई मॉनिटरिंग सेल से जेल में बंद हर एक कैदी की निगरानी होती है। 24 घंटे उनकी हरकतों को वॉच किया जाता है। वहीं खूंखार और बड़े माफियाओं के बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर पल उन पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी अपने बैरक में अकेले लेटा हुआ है और सीने पर अखबार रखा हुआ है। इसके कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी उठता है और बैरक के गेट पर खड़ा हो जाता है। वहां वो कुछ देर तक बैरक के बाहर तैनात गार्ड से बात करता है और वापस बिस्तर की तरफ चला जाता है। फिलहाल मुख्तार को इस वक्त 10/12 के एक छोटे बैरक में रखा गया है। मुख्तार हर कोशिश कर रहा है कि वो जेल से बाहर आ सके, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं। मुख्तार पर आज एक और फैसला आने वाला है। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर MP MLA कोर्ट के 29 अप्रैल को दिए गए उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है और जो सजा सुनाई गई है वो ट्रायल के दौरान मुख्तार अंसारी भुगत चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, जिससे मुख्तार को राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा भड़काऊ बयान सामने आया है। संसद में मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब संसद में मॉब लिंचिंग होगी। कहां गया सबका साथ सबका विकास? बीजेपी
बीजेपी के सांसद ने मुसलमान सांसद को गाली दी है। तो देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है और किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब संसद के भीतर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है अब। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमएलए अताउर रहमान ने बड़ा बयान दिया है। अताउर रहमान ने दरअसल योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार ने फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, मुसलमान समय के इंतजार में चुप बैठा है। अताउर रहमान की तरफ से ये बातें कही गई हैं। 2024 के चुनाव में मुसलमान जो है वो बदला लेगा, यानी समय के इंतजार में मुसलमान जो है वो चुप बैठा है और योगी सरकार ने फर्जी एनकाउंटर जो है वो करवाए हैं। बड़ा आरोप योगी सरकार के ऊपर समाजवादी पार्टी के एमएलए अताउर रहमान ने लगाया है और कहा है कि योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और इसका बदला जो है वो 2024 में लिया जाएगा। कर रही है, एक तरफ तो कहती है मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, पसमानदा तबके की बात करती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही आने वाले दिनों में होगा। और अब बात कश्मीर की करेंगे। कश्मीर के गुलमर्ग में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जहां भी नजर जा रही है सफेद चादर नजर आ रही है और तापमान में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में बर्फबारी बढ़ने की संभावना है और देश विदेश से पर्यटक जो है वो घाटी का रुख करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। हल्की बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर से ढकना शुरू हो गए हैं। गुलमर्ग में हो रही सीजन की पहली बर्फबारी ने लोगों के चेहरे पर रौनक ला दी है। पर्यटक लंबे वक्त से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। दुनिया में मशहूर स्कीइंग रिसोर्ट गुलमर्ग में हर तरफ सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन, होटल और पर्यटन उद्योगों से जुड़े लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सीजन में देश विदेश से लाखों सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं और बर्फबारी के मौसम का नजारा लेते हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलमर्ग के पहाड़ गुलजार होने शुरू हो गए हैं। मौसम सुहाना हो गया है और सोशल मीडिया पर बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बर्फबारी के चलते यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि शनिवार के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस कम था। घाटी के बाकी इलाकों में भी मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है।